नमस्कार, मैं हूं राहुल भूषण और स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग विंडो में। पिछली क्लास में हम लोगों ने लैंग्वेज डेवलपमेंट के थ्योरी को पढ़ा था, लैंग्वेज एक्विजिशन के थ्योरी को पढ़ा था, चॉम्स्की, जायगोस्की, पियाजे, ब्रूनर, स्कीनर, इन सब के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सीटेट का रिज़ल्ट आ गया। आप लोगों की का जो रिस्पांस है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का रिस्पांस देख के। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग इसी तरह बेहतर करते रहेंगे। आप सबको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी सिलसिले में आज जो है हम लोग पढ़ेंगे मोरल डेवलपमेंट के थ्योरी को। नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है कोलवर्ग ने, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक मज़े की बात यह है कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत देने का जो पहला प्रयास है वो जीन पियाजे के द्वारा किया गया। जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत जो है दिया, 2 स्टेजेस दिए उन्होंने, लेकिन उसके बाद वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की तरफ आगे बढ़ गए। उसी चीज़ को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया कोलवर्ग ने। किसी दिन हम लोग जीन पियाजे के मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे कोलवर्ग के द्वारा जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है उसको पढ़ेंगे। और उससे पहले बस आप सबसे निवेदन है कि अगर आप में से किसी ने भी अभी तक टीचिंग विंडो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि टीचिंग से जुड़ा हुआ सभी अपडेट आपको समय समय पे मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विशेष भूमिका के। तो इसमें सबसे पहला जो सवाल है जो होना चाहिए मोरल डेवलपमेंट पढ़ने से पहले कि मोरालिटी क्या है, नैतिकता क्या है। मोरालिटी refers to the set of standards that enable people to live cooperatively in groups in what societies determine to be right and acceptable. एक्चुअली मोरालिटी को आप सामान्य तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि जो नैतिकता है वो समाज के द्वारा बनाए गए कुछ नियम और कानून हैं जो कि सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल होता है कि वो चीज़ें सही है अथवा गलत है। उदाहरण के लिए, अगर किसी एक सोसाइटी में नॉनवेज खाना मोरालिटी के खिलाफ है तो वहीं दूसरी सोसाइटी में नॉनवेज खाना जो है बहुत शौक की बात हो सकती है, बहुत मोरालिटी की बात हो सकती है, नैतिकता की बात हो सकती है ना। आपने अपने समाज में अपने चारों तरफ देखा होगा, इस तरह के कई सारे वेरिएशंस आपको देखने में आए होंगे कि एक ही चीज़ को समाज के अलग अलग कह सकते हैं परिवेश में एक ही चीज़ को अलग अलग मानते हैं लोग। किसी चीज़ को सही मानते हैं, वही दूसरे समाज में जाने के बाद किसी उसको लोग जो है गलत मानते हैं, है ना। तो इसे ही हम नैतिकता कहते हैं, इसे हम मोरालिटी कहते हैं, जो कि समाज के द्वारा बनाए गए कुछ नियम और कानून है ना। अगला हमारा है जो टॉपिक है वो मोरल डेवलपमेंट है, नैतिक विकास है। मोरल डेवलपमेंट होता क्या है? मोरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास जो है एक प्रक्रिया है, जो कि चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है डेवलप करते हैं, जिसके माध्यम से क्या, प्रॉपर एटीट्यूड और बिहेवियर। मोरल डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके माध्यम से बच्चे अपने अंदर एक प्रॉपर एटीट्यूड और बिहेवियर डेवलप करते हैं। किसकी तरफ? टुवर्ड्स अदर पीपल इन द सोसाइटी, है ना। अर्थात सामान्य तौर पर ये कि समाज के द्वारा बनाए गए नियम और कानून के रास्ते पर जो है बच्चे चलते हैं और उसके माध्यम से जो एक प्रॉपर एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करते हैं, एक जो बिहेवियर में बदलाव लाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वैसे इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इट रिफर्स टू वेज वी डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एज वी ग्रो एंड मैच्योर। जैसे हम बढ़ते हैं, जैसे हम परिपक्व होते जाते हैं, वैसे वैसे हम डिस्टिंग्विश करते जाते हैं, अंतर पता करते जाते हैं कि सही और गलत के बीच में, है ना। हो सकता है कि जब 9 वर्ष की अवस्था होगी, 7-8 वर्ष की जब आपकी अवस्था होगी, जिस चीज़ को आप सही मान रहे होंगे, मैच्योरिटी आने के बाद आप उस चीज़ को गलत मानने लगे हों, या उसको लेकर आपकी जो चिंतन है, आपकी जो सोच है वो बदल गई हो, है ना। इसे हम नैतिक विकास कहते हैं, इसे ही हम
नैतिक विकास कहते हैं, मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। अब मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो कोलबर्ग ने दिया है, उससे पहले 2-3 टर्म हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला वो जो टर्म उसमें है वो है मोरल डायलेमा का टर्म, है ना। मोरल डायलेमा का कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहला। मोरल डायलेमा होता क्या है, आप इस तरीके से समझिए, है ना। आप सबके जीवन में एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये करें तो भी गलत, वो करें तो भी गलत। एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाला जो मामला है, उसे ही हम मोरल डायलेमा कहते हैं। दोनों ही तरफ आपका कुछ न कुछ नुकसान होगा। A dilemma is a situation in which it is very difficult to decide what to do because all the choices seems equally good or equally bad, है ना। हमारे जो सारे चॉइसेस हैं वो या तो सभी सामान्य तौर पर अच्छे रहते हैं या सामान्य तौर पर सारे बुरे लगते हैं। एक ऐसा सिचुएशन जब कहीं ना कहीं चीज़ें हमें हमारे सामने बहुत ही मुश्किल होता है चूज करना कि क्या सही है या क्या गलत है ना। उदाहरण के तौर पे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक कहानी आप लोग सुने होंगे कि एक पिता, एक बेटा और एक घोड़ा, तीनों जो है एक रास्ते से जा रहे होते हैं, तीनों ही पैदल चल रहे होते हैं। कुछ दूर चलने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि कैसा मूर्ख इंसान है, इसके पास घोड़ा है उसके बावजूद भी ये लोग पैदल चल रहे हैं। ये सुन के पिता क्या करता है, अपने बेटे को घोड़े पे बिठा देता है। कुछ दूर आगे चलता है तो दूसरे लोग कहने लगते हैं कि कैसा नालायक बेटा है, अपने पिता को पैदल चला रहा है, खुद जवान है उसके बाद भी घोड़े पे बैठा हुआ है। बेटे को ये बात बुरी लगती है, अपने पिता को घोड़े पे बैठा देता है। कुछ और दूर आगे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि कैसा पिता है ये, अपने बेटे को पैदल चलवा रहा और खुद घोड़े पे बैठा हुआ है ना। तो कहने का मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे लोग अलग अलग परिवेश के लोग अलग अलग समझ विकसित करके रखे हुए हैं। अलग अलग परिवेश में अलग अलग रूल्स हैं और अलग अलग नॉर्म्स हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, है ना। और ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन जहाँ पे चीज़ें जो है सामान्य तौर पर सही अथवा सामान्य तौर पर गलत दिख रही हैं, उसे ही हम मोरल डायलेमा का सिचुएशन कहते हैं, है ना। एक तरफ कुआं या एक तरफ खाई, दोनों ही तरफ आपको गिरना है, वो जो कंडीशन है वही मोरल डायलेमा का है। अगला जो टर्म है वो है हिंज डायलेमा, जिसके माध्यम से कोलबर्ग ने कहीं ना कहीं जो ये मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी है वो दिया है। ये एक्चुअली है क्या, सामान्य तौर पर समझिए। अगर ये आपको समझ में आ गया तो 75% जो कोलबर्ग का थ्योरी है वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस थ्योरी के बाद, इसके आधार पर कोलबर्ग ने कई सारे इंटरव्यू किए, अलग अलग वर्ग समूह के बच्चों को उठाया, उससे बातचीत की अलग अलग कंडीशन देके, और उसके आधार पर जो आउटपुट आया, जो कंक्लूजन उन्होंने निकाला एक एज ग्रुप को लेकर, उसी थ्योरी को हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। अब हिंज डायलेमा में भी एक कहानी है, आज कहानी ही सुनिए। आज तो हम एक कहानी पहले आपको सुना चुके हैं। हिंज डायलेमा में क्या है कि एक व्यक्ति होता है जिसकी पत्नी बीमार होती है, बहुत ही मतलब बीमारी से ग्रसित होती है, ऐसी बीमारी जिससे कि उबर पाना बहुत मुश्किल है, निकल पाना बहुत मुश्किल है। कैंसर जैसी बहुत ही खतरनाक बीमारी उसको हो चुका है। अब शहर से काफ़ी दूर एक केमिस्ट का शॉप है, केमिस्ट है जो दवाइयाँ बनाते हैं, जो वो हैं जिनके पास मेडिसिन मिलती है उस बीमारी की। हिंज जो है वो भाग भाग के जाता है वहाँ पे, है ना, दवाई के बारे में पता करता है, पूछता है ना। देखिए ये जो कन्वर्सेशन मैंने डाला है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, है ना। डॉक्टर साहब से पूछता है कि मुझे दवाई चाहिए, मुझे ये दवाई लेनी है, मेरी जो बीबी है, जो मेरी वाइफ है, उसको इस तरीके से वो परेशानी से जूझ रही है। तो जो डॉक्टर होता है, जो केमिस्ट होता है, वो कहता है कि इस दवाई के 50,000 रुपये लगेंगे आपको। लेकिन हिंज के पास उतने सारे पैसे नहीं हैं। रिक्वेस्ट करता है, काफ़ी इंसिस्ट करता है कि आप मुझे, मेरे पास मात्र 30,000 रुपये है या मात्र 40,000 रुपये है, इतने में दे दीजिए, बाकी के पैसे मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। लेकिन जो डॉक्टर है, जो केमिस्ट है, वो नहीं मानता है। हिंज जब देखता है तो उस दवाई का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है काफ़ी कम है। ऐसे कंडीशन में
हिंज के मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। एक विचार तो ये आ सकता है कि क्यों ना कुछ और पैसे कमाया जाए, पैसे कमा के ले आके फिर जो है ये दवाइयाँ खरीद ली जाए। लेकिन अगर वो पैसे कमाने जाएगा, वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसकी पत्नी की मौत हो सकती है, रिस्क है यहाँ पे। दूसरा कंडीशन क्या है कि वह दवाइयों को चुरा ले, है ना। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दवाइयों को मान लो चुरा ले और चुराने के बाद हो सकता है कि उसे जेल भी हो सकती है, ये भी कंडीशन हो सकता है ना। तो एक ऐसे कंडीशन में हिंज है जहां पे क्या डिसीजन लिया जाए ये कह पाना बहुत मुश्किल वाली बात है ना। तो ये जो आधार है, ये जो सिचुएशन है, इसी सिचुएशन पे कोलवर्ग ने कई सारे बच्चों का इंटरव्यू किया, एक अलग अलग हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दिया गया जिसमें कि इसी तरीके का कोई सिचुएशन था जहां इक्वल जो है कहीं ना कहीं मोरल डायलेमा का कंडीशन था। एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई का कंडीशन था। देखिए जैसे हिंज के लिए क्या था, अगर वो दवाई नहीं ले जाएगा तो उसकी पत्नी की मौत हो जाएगी, अगर वो दवाई चुरा लेगा तो हो सकता है कि उसे जेल हो जाए, अगर वो पैसे कमाने चले जाए तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है फिर उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाए। तो जितने भी कंडीशन है उस कंडीशन में हिंज जो है कहीं ना कहीं उसको नुकसान ही हो रहा है। तो इसी प्रकार का हाइपोथेटिकल कंडीशन जो है कोलवर्ग ने अलग अलग बच्चों को दिया, है ना। 10 से 16 साल के बच्चों को बुलाया और उसका इंटरव्यू किया, उसको अलग अलग हाइपोथेटिकल मोरल डायलेमा का कंडीशन दिया और जानने का जो प्रयास किया, जो केस स्टडी किया उन्होंने, उसके आधार पर उन्होंने मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के पीछे की जो कहानी है, जो स्टोरी है, जो पृष्ठभूमि है, उसको आप समझ चुके होंगे। तो इस सारे केस स्टडी के आधार पे, हिंज डायलेमा के आधार पे जो इन्होंने स्टेजेस दिए हैं वो कुछ इस प्रकार है। 3 स्टेजेज हैं और 6 लेबल हैं उसके। पहला जो है वो है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी का स्टेज, दूसरा कन्वेंशनल मोरालिटी और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी के अंतर्गत 2 लेबल आते हैं, कौन कौन भाई, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट का और इंडिविजुअलिज्म और एंड एक्सचेंज का। ठीक उसी प्रकार कन्वेंशनल मोरालिटी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं भाई, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। और चौथा स्टेज क्या है, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। पांचवा क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। और छठा जो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो है ना, जो सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत है, उन्होंने छठे स्टेज में इन्होंने दिया है। अब एक एक करके हम समझते हैं। उसको समझने से पहले आप एक और बात समझिए। मोरल डायलेमा आपने समझ लिया कि कंडीशन बहुत ही अजीब सा हो, कोई भी फैसला लेना काफ़ी मुश्किल हो, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई का सिचुएशन हो, लेकिन वैसे सिचुएशन में जो आप फैसला लेते हैं, जिस आधार पे आप फैसला लेते हैं, जिधर सबसे कम नुकसान हो, उसी कंडीशन को हम लोग मोरल रीजनिंग भी कहते हैं, है ना। जैसे कई बार होता है ना कि जब आप एग्जाम्स में बैठे होते हैं, है ना, और आपको उस सवाल का जवाब जो है आधा आधा आ रहा होता है, निगेटिव मार्किंग भी है, तो आप रिस्क ले लेते हैं कि अगर सही हो गया तो 1 मार्क्स मिलेगा और अगर गलत हो गया तो जो हमारा सही था उसमें से 0.25 मार्क्स कम जाएंगे। लेकिन हम फैसला क्यों लेते हैं, जब हमें थोड़ी श्योरिटी रहती है, 50-50% के चांसेस होते हैं, तो हम जो फैसला लेते हैं कि हमें ये क्वेश्चन पिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। तो मोरल रीजनिंग वही है कि जब हम अपने बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का इस्तेमाल करके फैसला लेते हैं कि हमें इस सिचुएशन से निकलने में किधर कम नुकसान होगा, है ना, उस चीज को हम लोग मोरल रीजनिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्री कन्वेंशनल मोरालिटी क्या है। इसको हिंदी में पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था भी कहते हैं और इसका जो एज है वो 4 से 10 साल तक का है, कहीं कहीं आप 4 से 9 साल भी पढ़ेंगे प्री कन्वेंशनल मोरालिटी का स्टेज। अब इसमें होता क्या है, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी में
कि बच्चा जो है, बच्चे के नैतिकता के विकास का आधार क्या होता है? या तो ओबीडियंस होता है या पनिशमेंट होता है ना। कहने का अर्थ यह है कि एक बच्चे में नैतिकता का विकास का आधार क्या होगा? या तो बहुत ही आज्ञाकारी होना होगा, या वह पनिशमेंट के दर से जो है नैतिक मूल्यों का निर्वहन करेगा। समाज के द्वारा जो बनाए गए नैतिक मूल्य हैं, है ना, उसका निर्वहन किस प्रकार से करेगा? या तो आज्ञाकारी होकर करेगा, काफ़ी आज्ञाकारी बच्चा रहेगा, या दूसरा इसलिए करेगा क्योंकि उसे इस बात का डर होगा अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे पनिशमेंट मिल सकता है ना। इसे ही हम कहते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट का लेवल कहते हैं, जो कि प्री कन्वेंशनल मोरालिटी के अंतर्गत आता है ना। दूसरा जो हमारा है इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज, इसको हम टिट फॉर टैट का स्टेज भी कहते हैं, टिट फॉर टैट का लेवल भी कहते हैं, या म्यूचुअल एक्सचेंज भी कहते हैं इस लेवल को, है ना। सॉरी, इस स्टेज को म्यूचुअल एक्सचेंज का जो है स्टेज भी कहते हैं। कई बार आप देखते हैं, इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए तो बेहतर तरीके से समझेंगे आप स्कूल में मान लीजिए पढ़ा रहे होंगे, बीएड कर रहे हैं, ऑब्वियसली तो कहीं ना कहीं आपकी टीचिंग प्रैक्टिस लगी होगी, है ना, ट्रेनिंग लगी होगी, आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे। तो देखते हैं बच्चे जो है शिकायत आपके पास लेके आते हैं कि सर जी या मैम उसने मुझे मारा। तो आप उस बच्चे से पूछते हो कि भाई तुमने इसे क्यों मारा? तो वो बच्चा क्या कहेगा, क्योंकि पहले उसने मुझे मारा इसलिए मैंने उसे मारा, या उसने मेरी पेंसिल तोड़ दी इसलिए मैंने उसे मारा। फिर आप इससे पूछोगे भाई तुमने इसकी पेंसिल क्यों तोड़ दी? तो ये बच्चा बोलेगा क्योंकि उसने मेरा पेज फाड़ दिया था इसलिए मैंने उसकी पेंसिल तोड़ दी। कहने का मतलब ये कि टिट फॉर टैट वाला जो स्टेज है ना, बदले की भावना या जैसे को तैसा वाली जो भावना है, उसे हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज का स्टेज कहते हैं। और प्री कन्वेंशनल मोरालिटी में नैतिकता का आधार यही होता है, मोरालिटी का, मोरल डेवलपमेंट का जो आधार है वो यही होता है ना। इसको और भी बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। कन्वेंशनल का अर्थ क्या है? कन्वेंशनल का अर्थ ये है कि समाज के द्वारा जो बनाए गए पारंपरिक नियम हैं, है ना, उसे हम कन्वेंशनल मोरालिटी कहते हैं। और प्री कन्वेंशनल मोरालिटी का मतलब कि उससे पूर्व, है ना, अर्थात ये कि इस कंडीशन में जो मोरालिटी है वो जीरो मोरालिटी होता है ना, जीरो मोरालिटी होता है। और कन्वेंशनल मोरालिटी का मतलब क्या है? जब बच्चा जो है वह समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का अक्षरशः पालन करता है, तो उसको हम कन्वेंशनल मोरालिटी कहते हैं, है ना। अर्थात इसका जो आधार क्या होगा? वो सोशल मोरालिटी होगा, है ना, सोशल मोरालिटी होगा। और पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी जो है, इसमें क्या है कि जो नैतिकता है, जो पारंपरिक नैतिकता का अवस्था है, उसके बाद की जो अवस्था है ना, उसके बाद की जो अवस्था है उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे बच्चा क्या कहता है कि डिसीजन खुद लेता है ना, डिसीजन खुद से लेता है, समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन तो करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि समाज का कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा कानून जो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति विशेष का नुकसान पहुंचा रहा है या किसी के अधिकारों का हनन कर रहा होता है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चा जो है अपने फैसले खुद लेता है। उसको हम पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी का स्टेज कहते हैं। क्लियर है? आइए इसको सिलसिलेवार ढंग से पढ़ते हैं। इसका मैंने अर्थ बताया आपको। तो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी मैंने आपको समझा दिया। इसमें दो स्टेज है आपका। स्टेज 1 आपका है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, है ना, और दूसरा जो है इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अगला है लेवल 2, जो कि कन्वेंशनल मोरालिटी है ना। इसमें होता क्या है? कन्वेंशनल मोरालिटी में क्या होता है कि बच्चा जो है समाज के बनाए गए नियमों का अक्षरशः पालन करता है। समाज में जो नियम बने हुए हैं उसका वो पालन करेगा। अपना बिहेवियर वो इसलिए चेंज करेगा बच्चा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो लोग उसे अच्छा कहेंगे, इसलिए वो अपना बिहेवियर चेंज करता है ना। उसके लिए मोरालिटी का आधार क्या है? समाज में अच्छा होना।
और ये अच्छा होना अलग अलग कंडीशन में वेरी भी करता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि जो एडोलेसेंस एज का बच्चा होता है वह गलत संगत में पड़ के गलत गलत गतिविधि भी करने लगता है, नशे में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब अपने दोस्तों के पास वो जाता है, उसके दोस्त अगर कुछ इस प्रकार का नशा कर रहे होते हैं, कुछ गलत कामों में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, है ना, तो वो अपने दोस्त के नज़र में अच्छा बनने के लिए उन गलत कामों का भी अंजाम दे देता है ना। समाज के नज़र में अच्छा बनने के लिए, अच्छी बनने के लिए जो है, जो अवस्था है, उसको हम कन्वेंशनल मॉरलिटी कहते हैं, है ना। इसको भी दो स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। स्टेज 3 जो है आपका है डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, है ना। देखिए नाम से ही क्लियर है, डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अर्थात ये कि बच्चा जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करता है किसके साथ? अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने सोसाइटी के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ एक अच्छा जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है डेवलप करता है दूसरों के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने आसपास के साथ, है ना। इसको आप गुड बॉय गुड गर्ल का भी स्टेज कह सकते हैं, है ना, गुड बॉय या गुड गर्ल, है ना। अगला जो है वो मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। इसका अर्थ क्या है कि this stage is focused on ensuring that social order is maintained. At this stage of moral development, people begin to consider society as a whole when making judgments. कोई भी जब बच्चा ऐसे कंडीशन में जजमेंट लेता है तो वो इस आधार पे लेता है कि ऐसी कौन सी बात है जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल है ना। The focus is on maintaining law and order by following the rule, doing one's duty and respecting authority, है ना। सोसाइटी के द्वारा बनाए गए नियम कानून का अक्षरशः पालन करना, है ना। सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, क्या सोसाइटी में सही है, क्या सोसाइटी में गलत है, इस बात को अक्षरशः मान लेना, ये इस स्टेज में होता है ना, जिसको मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर भी कहते हैं। तो ये जो था हमारा दूसरा लेवल था, चौथा स्टेज था। और जो लेवल थर्ड है, तीसरा लेवल जो है वो है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी का। इसमें क्या होता है कि एट दिस लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पीपल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी, है ना। एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी का जो थिंकिंग है वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है ना। इसका आधार क्या है? इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअलिज्म जिसको आप कहते हैं, है ना। इंडिविजुअलिज्म जो है इसको आप कह सकते हैं, या पोस्ट एडोलेसेंस की जो अवस्था होती है उसको हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, है ना। 13 साल के बाद की जो अवस्था होती है उसको हम पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी के अंतर्गत देखते हैं, है ना। इसके भी दो स्टेजेस हैं, स्टेज 5 और स्टेज 6। स्टेज 5 क्या कहता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। इसमें किस प्रकार से नैतिकता के विकास का आधार क्या है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज इंडिविजुअल राइट। कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ क्या है? जो नियम कानून सोसाइटी के द्वारा बनाए गए हैं, है ना। अगर नियम कानून ये बनाए गए हैं सोसाइटी के द्वारा कि सिग्नल को नहीं तोड़ना है ना, तो बच्चा सिग्नल को नहीं तोड़ेगा। लेकिन जब वो ये देखेगा कि सिग्नल तोड़ने से किसी की जान बच रही है तो ऐसे कंडीशन में वो सिग्नल जरूर तोड़ेगा। अर्थात ये कि समाज के द्वारा बनाए गए नियम कानून का उल्लंघन वो तभी करेगा जब कहीं ना कहीं इंडिविजुअल राइट्स की बात आएगी, अथवा जब उसे ऐसा लगेगा कि नियम कानून तोड़ने से ज़्यादा बेहतर है किसी की जान बचा लेना। आप एक कंडीशन ले लीजिए तो बेहतर तरीके से समझिएगा। मान लीजिए कि रात का समय है, सिग्नल रेड लाइट हुआ पड़ा है, सिग्नल में रेड लाइट हुआ पड़ा है, लेकिन एक पेशेंट है गाड़ी में, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है, उसे बहुत जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है
है ना। तो वैसे कंडीशन में वो व्यक्ति क्या करेगा, वो बच्चा क्या करेगा, वो व्यक्ति विशेष जो भी है वो क्या करेगा कि समाज के बनाए गए नियम की सिग्नल नहीं फाड़ना चाहिए, उसको तोड़ेगा और उस पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास करेगा। इसे ही हम कहते हैं सोशल कॉन्टैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। द आइडिया ऑफ अ सोशल कॉन्टैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट कॉज पीपल इन द नेक्स्ट स्टेज टू बिगिन टू अकाउंट फॉर द डिफरिंग वैल्यूज, ओपिनियन एंड बिलीफ ऑफ अदर पीपल। Rules or laws are important for maintaining our society, but members of the society should agree upon these standards. है ना। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि संवैधानिक मूल्यों को ज़्यादा तवज्जो देता है बच्चा। ऐसे कई सारे संवैधानिक नियम हैं जो किसी विशेष समाज के नियम के इतर हैं, अलग हैं, है ना। जैसे जाहिर है कि दहेज प्रथा जो है कानून के नज़र में, संविधान के नज़र में एक जुर्म है, नहीं होना चाहिए, लेकिन सोसाइटी ने अभी भी स्वीकार किया हुआ है उसको, है ना। तो ऐसे कंडीशन में एक बच्चा अगर हो तो वो क्या करेगा, समाज के नियम को तोड़ेगा। समाज के बनाए गए नियम, समाज के बनाए गए कानून की, दहेज लेना है, ये लेना है, गाड़ी लेनी है, बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन लेने हैं, बहुत सारे दहेज में पैसे लेने हैं, गिफ्ट लेने हैं, उस बनाए गए नियम को किस बात के लिए तोड़ेगा, ताकि जो बेटी का पिता है उसके अधिकारों का हनन ना हो, है ना। तो इसको आप समझ सकते हैं इस उदाहरण के माध्यम से, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट के माध्यम से। अगला जो स्टेज है इसी में वो क्या है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल का है, और ये अंतिम स्टेज है। इनका क्या मानना है कि कोलबर्ग फाइनल लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एट दिस स्टेज पीपल फॉलो दिस इंटरनलाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इवन दे कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ एंड रूल। इससे पहले वाले स्टेज में हमने क्या देखा था कि एक व्यक्ति जो है समाज के नियम के साथ साथ जो है इंडिविजुअल राइट्स की भी रक्षा करता है। जो ये है उसमें क्या है कि एक ऐसी नैतिकता की अवस्था, एक ऐसे नैतिक विकास की अवस्था जहां व्यक्ति जो है वह नियम कानून को भी तोड़ देता है। किस बात के लिए, ऑन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। इसको बहुत ही सामान्य उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो बैंक गया है पैसा जमा करने, ठीक उसी समय बैंक में कुछ जो है डाकू आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पिस्तौल लेके आ जाते हैं, है ना, मशीन गन लेके आ जाते हैं लूटने के लिए। ऐसे में क्योंकि उस व्यक्ति को ये लगता है कि बैंक में जितने लोग हैं उन सबके पैसे जो है डूब जाएंगे, तो ऐसे में अगर वो अपने जान पे खेल के उस डकैत से, उस डाकू से लड़ता है, उसे खदेड़ देता है, भगा देता है, तो उसमें क्या है कि वह अपना जान जोखिम में डाल के भी लोगों के पैसों को बचाया, लोगों के जान को अगर वो बचाता है, तो इसको हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल के अंदर काउंट करेंगे। हमारे कई सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो अपने जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए, देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने जान गंवा दिए। ऐसे जो नैतिक मूल्य हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, यूनिवर्सल प्रिंसिपल या यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं उसके अंतर्गत आएंगे, जो कि छठा और आखिरी स्टेज है कोलबर्ग के द्वारा दिया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मेरी कोशिश थी कि अलग अलग उदाहरण के माध्यम से अलग जो तीनों लेवल हैं और 6 स्टेज हैं उसको मैं आपको समझा पाऊँ। उसके बावजूद भी इससे संबंधित अगर कोई सवाल जहन में रह गया होगा तो ज़रूर पूछिएगा। किसी प्रकार की कोई बात हो जो पूछना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, जो सजेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। यह मेरा मेल आईडी है window-teaching@gmail.com। टेलीग्राम चैनल आप देख रहे हैं, फ़ोन नंबर आपको दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जो कि ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, है ना। तो इसके माध्यम से आप ज़रूर ये टीचिंग विंडो के माध्यम से और
आपको जितना भी मैंने अभी पढ़ाया उसका उसके सारे नोट्स जो हैं आपको दे दिए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। इसके बावजूद भी अगर कोई बात है जो आप कहना चाहते हैं तो ज़रूर आप मुझे मेल करें अथवा मैसेज करें व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर। और टीचिंग विंडो यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं, जो भावी शिक्षक होने वाले हैं आने वाले कल में, उन्हें भी इससे सहायता मिल सके, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं ये कोलवर्क की जो नैतिकता का जो सिद्धांत है, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, वो समझाने में मैं कामयाब हो पाया हूँगा। और जुड़े रहिए, आगे सीखते रहेंगे। आने वाले जितने भी शिक्षण पात्रता परीक्षा है उसको हम लोग मिल के तय करेंगे, उस सफ़र को मिल के तय करेंगे। धन्यवाद।